Hello everyone and welcome to Wings IAS in collaboration with Sunny IAS। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 MCQs इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग JKAS प्रिलिमिनरीज जो होने वाला है 23rd of February को। एंड ये एक रिविजन लेक्चर है जिसमें हम 50 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट सर्टेन कंसेप्ट्स आल्सो। साथ में ही जैसे जैसे मैं MCQs पढ़ते जाऊंगी आप भी साथ साथ आंसर्स लगाते जाना ताकि यू ऑल्सो नो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी सही जा रही है एंड हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स। तो इसने पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स, राइट। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, आपके इकोसिस्टम में हम इसको पढ़ते हैं, राइट। सो यू हैव ऑटोट्रॉप्स, यू हैव हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में यू हैव फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड द कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट, दे आर प्रोड्यूसर्स, फाइन। तो इनमें से कौन से ऑटोट्रॉप्स हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं स्पाइरोगायरा के बारे में। सो स्पाइरोगायरा बेसिकली क्या होता है? ये एक फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। तो क्या ये ऑटोट्रॉप है? बिल्कुल है। नेक्स्ट है डायटम। तो डायटम्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। और बेसिकली ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, मतलब ये आपके प्लांट्स हैं, राइट। और ये बेसिकली फॉर्म करते हैं एज द बेस ऑफ मरीन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी में एक बारी। उन्होंने फूड चेन लगाने के लिए बताया था कि बताइए फूड चेन किस तरीके का होगा। तो उसमें डायटम्स वर द बेस ऑफ द फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, दीज आर ऑटोट्रॉप्स आल्सो एंड दीज आर हेटेरोट्रॉप्स आल्सो, राइट। एंड नीमाटोड्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब पूछते हैं कौन कौन से ऑटोट्रॉप है। तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। अगर आपको दिया होता ओनली ऑटोट्रॉप्स, फिर डायनोफ्लैजिलेट्स भी नहीं आता। लेकिन क्या डायनोफ्लैजिलेट्स ऑटोट्रॉप है? यस, 50% आर ऑटोट्रॉप्स, 50% आर हेटेरोट्रॉप्स। Therefore the answer is only 3 options are correct, which is 1, 2 and 3rd। फोर्थ वाला नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ वाला इट इज अ हेटेरोट्रॉप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन फॉर फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े पे जाना है। क्वेश्चन है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोम, बायोस्फीयर, इनको लगाना है हमको। एंड दीज आर बेसिकली लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग विद द बेसिक लेवल। बेसिक लेवल पे आता है ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। देयरफॉर अगर आपको बेस से लगाना है तो भाई ओके, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए ही आता है, बट हम फिर भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंबाइन टू मेक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम के बाद आपका बायोम, बायोम के बाद आपका बायोस्फीयर। देयरफॉर इंडिविजुअल सबसे पहले आएगा आपका, हाँ ये देखो ना, सी ऑप्शन आएगा, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। देन आपका आएगा पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, इंडिविजुअल, असेंडिंग क्या कर दिया इन्होंने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। हाँ, सो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन गलत ऑप्शन, ठीक है। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर सही आंसर, गलत आंसर, ठीक है। हाँ, दिस इज राइट। व्हाई? क्योंकि पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आएगा, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम आएगा, इकोसिस्टम के बाद बायोम आएगा, बायोम के बाद बायोस्फीयर आएगा। सो बी ऑप्शन इज राइट। ऑर्गेनिज्म के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद पॉपुलेशन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन आएगा फिर कम्युनिटी आएगा। सो सी इज आउट। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर रॉन्ग। पॉपुलेशन फिर कम्युनिटी देन इकोसिस्टम फिर बायोम। सो दिस इज आल्सो आउट, देयरफॉर बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो देखो दिस इज हाउ यू कैन मेक सिली मिस्टेक। जैसे हमने भी गलती कर दी थी ना स्टार्टिंग में, इंडिविजुअल सोच के कि वही होगा, वो नहीं है। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर होता तो सही होता। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है सेकंड वाले का सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट।
तो व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं, प्ले मैन लैंग्वेज में बोलूं, तो जब एक ऑर्गेनिज्म से एक कम्युनिटी डेवलप होता है, तो विद द चेंज इन द इन्वायरमेंट, जब वो इवोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो फिट होता है, जो इवॉल्व होता है, इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेज, और जो नहीं कर पाता है इट इज एलिमिनेट, राइट? उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी दो तरीके के हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है? अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन डिफरेंट तरीकों से आ सकते हैं। पूछ रहे हैं सक्सेशन का टाइप दिया है, और पूछ रहे हैं बताओ उस सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैच द फॉलोइंग पेयर्स, हमको मैचिंग करनी है। सबसे पहले आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जिसमें कम्युनिटी के भीतर ही चेंजेस आते हैं और उसी से ही सक्सेशन होता है, ठीक है? सो ऑटोजेनिक क्या हो गया? ऑटोजेनिक हो गया सक्सेशन टेकिंग प्लेस बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो जो वहां के ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के ही मदद से सक्सेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है, इसी का बिल्कुल उल्टा होता है एलोजेनिक। एलोजेनिक सक्सेशन होता है जब आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सक्सेशन हो, उसको बोलते हैं एलोजेनिक। तो 1 का आ गया आपका सी, और 4th का आ गया जी आपका एबायोटिक, मतलब ए। तो ये आ गया आपका, अगर आप ये भी देखोगे तो यहां से आपका आंसर निकल जाता है। हाउएवर विल आगे भी हम कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हाइड्रेट सक्सेशन, जिसके नाम में ही हाइड्रा है, मतलब वाटर रिलेटेड होगा। तो सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब 2 का आ गया जी बी। और 3rd आ गया जिरेच सक्सेशन होता है जो किसी ड्राई लैंड पे होता है, मतलब ये वाला जो है 3rd का आ गया जी आपका डी। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ डाल दूंगी, राइट? आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना सो दैट यू कैन सॉल्व योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 4th, which among the following statements best define the term homeostasis? होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है हर एक इकोसिस्टम की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है टू मेंटेन स्टेबिलिटी या फिर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं होमोस्टेसिस, राइट? होमोस्टेसिस मेंटेन कैसे होता है? वाया थर्मल रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, राइट? इन सब चीजों से जो है आपकी एक इकोसिस्टम की एक सेल्फ सस्टेनिंग क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को एक स्टेबल मेंटेन रख सकता है। तो ये क्या हो गया? सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज, allowing an ecosystem to maintain its stability, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? सो ये क्या होता है? ये आपका एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिससे कोई भी चेंज आए तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी में मेंटेन रख सके, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है? इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज अ गिवन, ये तो है, ये तो बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, नो। नन ऑफ द अबव तो नहीं। तो हमको पूछ रहा है क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है? चलो फिफ्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन है। द फूड चेन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ लीनियर हायरार्की of feeding, illustrating the flow of food energy across the trophic levels. So what is trophic level? Trophic level होता है sequence, मतलब जैसे ये इस पे A, B, C, D, B इस पे फीड कर रहा है, C इस पे फीड कर रहा है, this is trophic levels. Trophic level 1, trophic level 2, trophic level 3. तो ये क्या एक हायरार्की ऑफ फीडिंग है? तो यस, फूड चेन का मतलब ही यही होता है, who feeds who या who eats who, कौन किसको खा रहा है। तो बिल्कुल सही, ये एक लीनियर हायरार्की है और एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, इट नेवर कम्स बैक, ठीक है? नेक्स्ट वो बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, हाँ जी फर्स्ट वाला सही है। अब वो पूछते हैं
food web attempts to portray various potential pathways of energy flow within ecosystem. food web क्या होता है? बिल्कुल लेमैन भाषा में बात करें तो फूड चेन इज लाइक अ मेन्यू कार्ड. होटल में जाते हैं ना, मेन्यू कार्ड देखते हैं क्या खाना है. तो देयरफॉर जैसे फूड चेन में हमने एक सीक्वेंस बनाया, फूड वेब का मतलब है कि ए को खाने वाला सिर्फ बी नहीं है, ए को खाने वाला डी भी है, ए को खाने वाला ई भी है. सिमिलरली बी को खाने वाला सिर्फ सी नहीं है, बी को खाने वाला एक्स भी होगा, सी को खाने वाला वाई भी होगा. So this is basically what? This is basically various potential paths of energy flow. कि कितने और ज्यादा potential paths हैं, ठीक है. थर्ड ऑप्शन तो सेकंड सही है, सेकंड सही है. थर्ड वो बोल रहे हैं कि फूड चेन प्रोवाइड्स more stability to an ecosystem than a food web. This is wrong. याद रखिएगा, इकोसिस्टम जितना ज्यादा वहां पे एक वेल डिफाइंड फूड वेब होगा ना, उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा. कहने का मतलब हमने ये किया ए बी सी फूड चेन, वो कहते हैं कि फूड चेन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी, मान लो. अब हमने माना कि बी बीच में से खत्म हो गया, एक स्पीशी है वो खत्म हो गई, राइट. अब ए का प्रीडेटर खत्म, मतलब ए की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, राइट. अब सी का जो खाना था बी, वो तो खत्म हो गया, मतलब सी अपने आप ही खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि खाना ही नहीं बचा उसके पास. इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, which is also one of the evil quartet of the biodiversity, right? Co-extinction क्या है कि एक स्पीशी के खत्म होने से दूसरा वाला अपने आप खत्म हो जाएगा, that is called co-extinction. तो फूड वेब में क्या है, कोई बात नहीं, अगर बी खत्म भी हो गया तो ए को खाने वाला एक्स भी है, जी भी है, सी को क्या कहते हैं एक्स, इसको सी एक्स को भी खा सकता है, सी को वाई भी खा सकता है, या जी भी खा सकता है. सो यहाँ पे ऑप्शंस बड़े ज्यादा है, राइट. सो इसका मतलब क्या हो गया कि फूड चेन जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, फूड वेब ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम में. देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. सो कितने ऑप्शंस आर करेक्ट पूछे हैं, तो हमारे पास जी ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट बिकॉज थर्ड इज रॉन्ग. ठीक है, चलो आ जाओ जी सिक्स्थ क्वेश्चन में. द टर्म डायपॉज डिफाइंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. डायपॉज, अगर आप इसको तोड़ोगे तो पॉज लिखा है. पॉज का मतलब क्या हो गया? पॉज का मतलब हो गया जब कभी भी हार्श कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स अपना मतलब ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हार्श कंडीशन में अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डॉर्मेंट कर दें या रोक डालें, राइट, डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में, राइट. इसको बोलते हैं डायपॉज. ठीक है, तो इसमें है क्या? इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम? नो. सेल्फ डिस्ट्रक्शन? बिल्कुल भी नहीं. इंटेंस फॉरेस्ट फायर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? बिल्कुल भी नहीं. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन लाइव प्रोसेसेस टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी. व्हाई? क्यों? क्योंकि कंडीशंस हार्म है, कंडीशन हार्श है, तो हमको क्या करना है? टेम्पररी पीरियड के लिए अपना ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देना है. इसको बोलते हैं डायपॉज. ठीक है, जैसे कि क्या होता है आपका हाइबरनेशन होता है ना कोल्ड कंडीशंस में, वो क्या, वो भी डायपॉज ही है. वो रुक जाते हैं कि भाई अब कंडीशन सही नहीं है, रुकना पड़ेगा. ठीक है, एस्टिवेशन होता है, रुकना है, अभी हमको नहीं करना है क्योंकि कंडीशन हार्श है, तो वी हैव टू stop our growth and metabolic activity. This is called as diapause. ठीक है जी, चलो आगे बढ़े. Next up, consider the following pairs and their biotic interaction. Already asked in JKAS, already asked by UPSC, and therefore मैंने ये क्वेश्चन डाला है. अब biotic interaction क्या होता है? When two different species are interacting with each other, उसको हम बोलते हैं biotic interaction. ठीक है, different types of interactions होते हैं, like amensalism, you have commensalism, you have predation, you have parasitism, you have mutualistic relationship, right? ये सब different relationships होते हैं. commensalism क्या होता है? commensalism होता है जब एक स्पीशी को फायदा और दूसरे स्पीशी को ना फायदा ना नुकसान, उसको बोलते हैं commensalism. तो commensalism में लिखा है one species is benefited while the other remains neither harmed nor benefited. क्या सही है? बिल्कुल सही है. प्रिडेशन, प्रिडेशन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना अपेक्स प्रिडेटर्स, टाइगर, लायन,
आपके बाकी जो होते हैं अपेक्स प्रेडेटर्स। तो प्रेडेटर क्या होता है, जब एक बड़ा जानवर एक छोटे जानवर को कंज्यूम कर ले या उसको प्रेडेट करके मार डाले, उसको बोलते हैं प्रेडेशन। तो इसमें क्या है, जिसका तो पेट भरा उसको तो बेनिफिट हुआ। कैसे बेनिफिट हुआ, दूसरे को खाकर बेनिफिट हुआ। वाइल द अदर इज हार्म्ड, जो मर ही गया तो बचा गया पीछे, सो द अदर इज हार्म्ड। सो क्या प्रेडेशन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड बोलते हैं अमेंसलिज्म, वन स्पीशी इज इनहेबिटेड व्हाइल द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो याद रखिएगा अमेंसलिज्म कमेंसलिज्म का ऑपोजिट है, इसमें एक को नुकसान दूसरे को नो फायदा नो नुकसान, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। और फोर्थ आता है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल मतलब दोनों को फायदा, राइट। You scratch my back, I scratch yours. So in this, both the species are benefited from each other with their interactions. ठीक है। So कौन कौन से pairs सही से marked हैं? तो भाई all the 4 pairs are correctly marked. So all the 4 are correct. ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। 8th question. Consider the following biomes. We have the savanna, which are the tropical grasslands. We have the lake, we have taiga, we have the tropical rainforest, temperate grasslands, and we have tundra. Right? So tundra is completely devoid of vegetation. थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो टाइगा आ जाता है, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स बाकी चीजें। ठीक है। अब वो पूछ क्या रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं, हाँ, अरेंज दीज अबव बायोम्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है। ओके, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट करना है। अब इन क्वेश्चंस में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि भाई यही सीक्वेंस है, आपको ऑप्शंस देख के आंसर निकालना है। ठीक है। अब देखो लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट किसका होगा, हमको पता है एज यू मूव टुवर्ड्स द पोल्स वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है, एंड ऑफ कोर्स आप सबसे ऊपर जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो चल जाती है ना। सो डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन इज टुंड्रा, तो लोएस्ट कौन सा होगा, तो टुंड्रा होगा। मतलब ए बी सी डी तो बाहर, सवाना तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है भाई, वो कैसे हो सकते हैं। अब वो बोलता है हाईएस्ट, हाईएस्ट किसका होगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा होता है। तो तीनों में ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको दिया है। टुंड्रा के बाद सवाना, सवाना के बाद लेक, फिर टाइगा, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सवानास आर मोर प्रोडक्टिव देन टाइगर्स। टाइगर्स क्या है, टाइगर्स भी तो आपके ठंडे इलाकों में ही होते हैं। सो बी ए ऑप्शन इज आउट। नेक्स्ट वो बोलते हैं टुंड्रा, लेक, देन टाइगर्स, देन यू हैव सवानास, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, इसको हम देख सकते हैं। फिर टुंड्रा, लेक, सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड, टाइगा, ये तो हो नहीं सकता, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हो सकता है आप में से कुछ बोले कि भाई लेक्स तो प्रोडक्टिव होती हैं, राइट। हाँ, लेक्स प्रोडक्टिव होती है, बट आपने उसमें ओलिगोट्रॉपिक्स भी पढ़े हैं, यूट्रॉपिक भी पढ़ा है, मीजोट्रॉपिक भी होता है ना। सो लेक डिपेंड करता है, लेक की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो लेक कैन बी प्रोडक्टिव ऑल्सो, बट दे कैन बी लीस्ट प्रोडक्टिव ऑल्सो। ठीक है। सो इस सीक्वेंस को देखते हुए बी ऑप्शन इज what we are going to take as the answer. ठीक है। सो बी ऑप्शन आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। सो 9th क्वेश्चन पूछते हैं वो। 9th क्वेश्चन है, आपको दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में आपको वेजिटेशंस दिए हैं, बोरियल, टेम्परेट, स्टेपी, सवाना। ठीक है। अब वो बोलते हैं जी बताइए कि इनमें से कौन सा वाला सही है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि आपका बोरियल्स के बारे में, बोरियल्स जिनको हम प्यार से टाइगा भी कहते हैं, टाइगा बायोम भी, तो हमने ऊपर। ठीक है। वो बोलते हैं दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो क्या ये करते हैं, तो जी नहीं, जो टाइगास होते हैं दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, तो दिस इज आउट। सेकेंड में वो हमको बोलते हैं कि टेम्परेट डेसिडुअस के बारे में, पॉडजोल, सॉइल एंड ट्री शेड देयर लीव्स इन कोल्ड सीजन। तो हाँ, डेसिडुअस है तो मतलब शेड तो करते ही हैं, कब करेंगे, ठंडे जब टाइम पीरियड आएगा तब अपना लीव्स वो शेड कर देंगे। ठीक है। थर्ड वो बोल रहे हैं कि पॉडजोल जो आपका ये है सॉइल है, एंड ट्रीज डू नॉट शेड फ्रीक्वेंटली। स्टेपीज क्या है आपके, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इन जगहों पे ट्रीज बेसिकली होते भी नहीं है,
राइट, क्योंकि ये स्टेपीज आर बेसिकली ग्रासलैंड, तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। फोर्थ वो बोलते हैं शेड देयर लीव्स एंड हैव स्टंटेड ट्रीज, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सवाना का, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। सवानाज में ट्रीज जो आपके, हाउएवर ट्रीज जो होते हैं ना, ट्रीज मतलब स्टंटेड छोटे वाले ट्रीज होते हैं, क्योंकि ये भी ग्रासलैंड्स हैं। अब यहाँ पे ये शेड कब करते हैं लीव्स? जब आपका ना एक वो आ जाता है ना, एकदम ड्राई सीजन आ जाता है, उस टाइम पे ये शेड कर देते हैं अपने ट्रीज, और ये बेसिकली जो स्टंटेड ट्रीज होते हैं या टॉल ग्रासेस होती है ना, वो होते हैं आपके सवानाज में। ठीक है, तो कितने ऑप्शन सही है? तो हमने अभी देखा कि 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, करेक्टली मैच, बाकी 2 तो नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं जी 10th क्वेश्चन, 10th पे। 10th क्वेश्चन वो कहते हैं which among the following is okay, which among the following are, highlight the keyword incorrect पूछा है, गलत पूछा है, regarding the characteristics of the desert ecosystem. Number 1, roots are long and well spaced out. डेजर्ट में व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? वाटर इज द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर समझते हो ना, एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, जो बताते हैं कि कितने ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है इकोसिस्टम। तो हियर द लिमिटिंग फैक्टर इज वाटर। अब वाटर डेजर्ट में क्या है? वाटर की कमी है, वाटर बहुत नीचे होता है, तो रूट्स लॉन्ग ही तो होंगी तभी तो पानी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगी, ऊपर ऊपर होंगी तो कैसे करेंगी? तो बिल्कुल सही, सॉरी बिल्कुल सही पहला ऑप्शन। सेकंड वो बोलते हैं seeds of herbs are covered with thin layer to protect them. तो याद रखना thin नहीं होती, thick होती है। thick क्यों होगी? प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट पतली लेयर से होगा कि थिक लेयर से होगा? मोटी लेयर से होगा। सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। So, however, we have found the answer कि सेकंड क्योंकि इनकरेक्ट पूरा तो बी ऑप्शन होगा, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। Leaves and the foliage is either waxy, leathery or needle shaped to reduce water losses. Obviously, waxy succulents कहते हैं ना, waxy वालों को succulents कहते हैं। एलोवेरा काटो तो अंदर waxy substance होता है ना, कैक्टस का देख लो आप। तो वो क्यों है? वाटर स्टोरेज के लिए। Needle like leaves क्यों होते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा आपका पत्ता बड़ा होगा उतना ही ट्रांसपायरेशन होगा, उतना ही वैपो ट्रांसपायरेशन होगा, तो वो नहीं चाहते हैं, वाटर कंजर्व करना है, तो इसलिए नीडल लाइक लीव्स होते हैं। तो ये भी सही। Animals have shorter reproductive cycles, of course, because the conditions are extremely harsh in the desert ecosystem. तो बिल्कुल सही, डी भी सही है। तो अगर हमको इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि herbs are covered with thick layer to protect them. ठीक है, चलो जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट? So we are given the different types of marine ecosystem, planktons, periphytons, benthos and nextons. This is also KS का ही क्वेश्चन है, 2022 या 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब वो बोलते हैं प्लैंक्टन्स क्या है, तो बताइए जी माइक्रो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स होते हैं आपके ये अपना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। प्लैंक्टन्स प्लांट्स नहीं होते। प्लैंक्टन्स फर्दर दो में क्लासिफाइड होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन। फाइटो मतलब प्लांट्स, ज़ूप्लैंक्टन्स मतलब एनिमल। ठीक है, सो ये वाला सही है। दूसरा पूछते हैं पेरीफाइटन्स क्या होता है, तो याद रखना पेरीफाइटन्स बेसिकली वो होते हैं जो एक किसी प्लांट की स्टेम या रूट के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उसी के ऊपर ही स्ट्राइव करते हैं। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। बेंथोस, बी से बेंथोस, बी से बॉटम, बी से बेंटिक जोन, तो ये पानी की बेंटिक जोन में मिलते हैं या फिर बॉटम ऑफ दी मरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, तो लाइंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मासेस, बिल्कुल सही। नेक्स्टन्स, नेक्स्टन्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो पावरफुल स्विमर्स होते हैं, दे डू नॉट गो विद द फ्लो, दे हैव अ वेल डिफाइंड स्केलेटन सिस्टम, इनका अच्छा स्केलेटन सिस्टम होता है, इसलिए ये पावरफुल स्विमर्स हैं। तो हमको लगाना है जी सीक्वेंस में, तो क्या आएगा? 1 का ए, 2 का बी, सी का, हाँ तो आएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। देयरफॉर ए ऑप्शन गिवन इज करेक्ट। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 which says which of the following statements best define the water kills. राइट, अभी आपको पता भी है ठंडियां अभी है तो वाटर किल्स न्यूज में भी है। तो वाटर किल्स बेसिकली क्या होता है ना, जब बहुत ठंडा समय आ जाता है तो अपर लेयर ऑफ द वाटर वो फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सोलर रेडिएशंस है वो अनेबल हो जाता है नीचे तक जाना।
अब सोलर रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पानी में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए हमको फाइटोप्लैंक्टन चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन को फंक्शन करने के लिए सनलाइट चाहिए। अब जब सर्दी आ जाती है और टॉप मोस्ट लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। क्यों? क्योंकि जो नीचे आपके फाइटोप्लैंक्टन है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इफेक्टिव नहीं रहे, प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं। तो इस टाइम पर जो फिशेस वगैरह होती हैं वो मरना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं वाटर किल या फिर वाटर किल्स। और इसी का ही बिल्कुल एक मिलता जुलता शब्द है विंटर किल्स, जो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में भी इस तरीके का हमको देखने को मिलता है। तो वाटर किल क्या हो गया? कंडीशन ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गेट्स कंप्लीटली डिप्लीटेड, खत्म हो जाता है, एंड फिशेस कैन नो लॉन्गर सर्वाइव, फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाती, इसको हम बोलते हैं वाटर किल्स। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन मैनग्रूव्स। ठीक है, चलो मैनग्रूव्स पे आ जाते हैं। मैनग्रूव्स में बोलते हैं मैनग्रूव्स आर कैरेक्टराइज्ड एज स्मॉल नॉन फ्लावरिंग ट्रीज और shrubs that thrive along coastline featuring succulent leaves। तो सही है, कोस्टलाइन के लॉन्ग भी मिलते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, स्टंटेड होते हैं, टिल्टेड होते हैं, लेकिन नॉन फ्लावरिंग नहीं होते, फ्लावरिंग होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड बोलते हैं वीवी पैरी या फिर वीवी पैरिटी इज अ डिस्टिंक्टिव ट्रेट अबाउट मैनग्रोव्स। ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी, ऑलरेडी आस्क्ड बाय जेकेएस। ठीक है, जिसमें सीड जर्मिनेट करता है ऑन द ट्री इटसेल्फ और फिर कुछ टाइम के बाद जब वो जर्मिनेट हो जाता है देन इट डिटैचेस फ्रॉम द ट्री, इसको बोलते हैं वीवी पैरिटी। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। कौन दिखाता है? मैनग्रोव्स दिखाता है। ठीक है, मैनग्रोव्स पोजेस स्पेशलाइज्ड रूट्स जिनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, और ये बेसिकली किसमें हेल्प करता है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अब देखो ये आपको मिलते हैं स्वैम्पी इलाके में, मतलब वाटर, जहां पे वाटर की कोस्ट लाइन है, तो आपका हल्का शैलो वाटर में ये हमको पाए जाते हैं, इसीलिए रूट्स इनके बाहर की तरफ निकले होते हैं। और वो क्या हेल्प करते हैं? वो ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। और इन ये जो आपके मैनग्रोव्स होते हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि मैनग्रोव्स के जो लीव्स होते हैं ना वो आपको शाइनी दिखते हैं। शाइनी क्यों दिखते हैं? क्योंकि वाटर लविंग होते हैं, है ना। जहां नमकीन पानी होता है, कोस्ट लाइन है तो नमकीन पानी में ये पाए जाते हैं। और इनका क्या होता है ना, ये फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉल्ट को रिलीज कर देते हैं। तो जब सॉल्ट रिलीज होता है और वाया ट्रांसपायरेशन ये सॉल्ट बाहर आता है, तो जब धूप पड़ती है तो वो जो सॉल्ट होता है इट टेंड्स टू शाइन, जिसकी वजह से इनकी लीफ शाइनी दिखते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो बताना है हमको हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, कितने गलत है। तो भाई सिर्फ एक गलत है, हाईलाइट द कीवर्ड, सिर्फ एक गलत है, देयरफॉर ओनली वन इज रॉन्ग। ठीक है, विच इज, ठीक है, सो ए इसका आ गया आपका 13th का आ गया आपका, विच इज ओनली वन इज रॉन्ग। ठीक है, बाकी 2 आर करेक्ट। ठीक है जी, ऑल राइट, ऑल राइट। अगर मैनग्रोव्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स इन इंडिया कहां पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार। और अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ मैनग्रोव्स की बात करें तो दैट इज द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। सुंदरबंस में जो ट्री मिलते हैं उनको हम सुंदरी ट्री कहते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत दिखते हैं, एंड दे आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आल्सो, एंड ऑफ कोर्स इंडिया आल्सो। इंडिया की अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स कहां मिलते हैं, तो दीज आर भीतरकनिका, है ना, भीतरकनिका इन ओडिशा। और भीतरकनिका इज फेमस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेप्टाइल्स। दे आर वेरी फिरोशियस, बहुत खतरनाक होते हैं आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, तो याद रखिए। चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच सेज कॉरल्स के ऊपर है। ठीक है, कॉरल्स के बारे में वो पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो बोलते हैं कॉरल्स आर रेफर टू एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज एंड आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स। तो बिल्कुल सही, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस है, ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी।
तो रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेस देन 1% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ ये ऑक्यूपाई करते हैं एंड मोर देन 20% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट। तो फर्स्ट इज राइट। सेकेंड वो बोलते हैं दे फॉर्म अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन जूजैंथेलेस एंड एलगी। तो आपका कोरल पॉलिप्स एंड जूजैंथेलेस, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। कॉरल्स या फिर एनिमल्स होते हैं ये आपके, एंड दे आर कोरल पॉलिप्स कहते हैं इनको, और ये एलगी होती है जिसको हम जूजैंथेले कहते हैं, जिसके साथ ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं। जूजैंथेलेस इनको फूड प्रोवाइड करती है एंड पॉलिप्स इनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ब्लैक कॉरल्स आर फिल्टर फेडर्स एंड कंज्यूम जूप्लैंक्टन्स, बिल्कुल सही। Thus, they do not rely on sunlight. Wrong. ब्लैक कॉरल्स जो है वो फिल्टर फेडर्स होते हैं और ये जू प्लैंक्टन्स पर फीड करते हैं, बट दे डू लाई ऑन द सनलाइट। ऐसा नहीं है कि सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। यस, दे आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। देयरफॉर थर्ड ऑप्शन आपका बाहर हो गया। तो हमको पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, सो 1 and 2, देयरफॉर 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी ग्रास एंड सीवीड। Seaweed is classified as a macroalgae while seagrass is characterized as a marine flowering plant। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सीवीड्स जो होते हैं ये मैक्रोएल्गी होता है और ये फ्लावरिंग नहीं होते, ऑन द अदर हैंड सीग्रासेस होते हैं, ठीक है। सीवीड्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड दे डू, अभी हमने किया हाँ होता है। Seagrasses are capable of inhabiting various strata ranging from rocks to mud। तो क्या ये सही है? ये भी हमारा बिल्कुल सही है। In India, sea grasses are abundant in Palk Strait and Gulf of Mannar। तो हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। सब सही है तो गलत क्या है? हाँ, आ गया फिफ्थ ऑप्शन भी। Sea grasses are often referred to as ecosystem engineers and are also known as lungs of the sea। तो याद रखिएगा, ये सीवीड नहीं होते, ये सी ग्रास होते, राइट। सो इनको बोलते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर्स। जैसे कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस कहते हैं ना, इनको इकोसिस्टम या फिर या आपके पानी के इंजीनियर्स या इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम के इंजीनियर्स कहते हैं, और इनको लंग्स ऑफ द सी कहते हैं क्योंकि एबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं ये सी में, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? So only one statement is wrong, therefore all the 4 of the above are right, so only 4 is the right answer। Chalo, 16th. Consider the following statement. So you have 4 type of carbons and they are asking कि भाई कौन सा कार्बन कौन सा और कौन सा वाला आपको करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहले you have the purple carbon. Is carbon captured through air or industrial emissions? तो yes, this is right. पर्पल कार्बन होता है जो कार्बन कैप्चर होता है थ्रू एयर या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन, ठीक है। दूसरा पूछ रहे टील कार्बन इज अ कार्बन स्टोर्ड इन ओशन प्लांट्स एंड सेडिमेंट्स। नो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी हाल ही में टील कार्बन का सर्वे भी हुआ है, सो इट वाज इन न्यूज आल्सो। टील कार्बन याद रखना, ये बेसिकली फ्रेश वाटर या वेटलैंड्स में, फ्रेश वाटर और वेटलैंड, ठीक है, ये वहां पे होता है, ठीक है, या वहां पे स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट इज ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या होता है? ग्रीन कार्बन होता है जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फॉरेस्ट, उनके द्वारा स्टोर रहता है। फिर आपका ब्लू कार्बन आता है जो मरीन रॉक्स, मरीन बॉडीज में स्टोर होता है, ठीक है। सो इट इज मरीन, हाँ, ब्लू कार्बन ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी, ठीक है। सो कौन कितने ऑप्शन सही है? 1 and 3 आर करेक्ट, तो क्योंकि दूसरा वाला हमारा गलत है, ठीक है। सो 1 and 3 आर करेक्ट। चलो next up, 17th, we have arranged the various ecosystems in decreasing order। decreasing मतलब starting from the highest to the lowest। चलो, in order of net primary productivity, ठीक है। productivity होता है, productivity of an ecosystem, primary productivity, secondary productivity। primary productivity होती है how efficient are the producers, secondary productivity होती है how efficient are the consumers। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है द टोटल
जो आपका ऑर्गेनिक मैटर बना है ना। अब वही ऑर्गेनिक मैटर में से जब आप लॉसेस निकाल दो, प्राइमरीली रेस्पिरेशन के लॉसेस निकाल दो जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा हुए हैं, तो जो पीछे बचता है दैट इज द एक्चुअल बायोमास जो आगे जाएगा, राइट? उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब सबसे कम किसका होगा? तो सबसे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम अच्छा हाईएस्ट पूछा है ना, हाँ। तो लोएस्ट अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन में, हाँ ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी गलत और ये भी गलत, ये बाहर हो गया, दोनों में से एक ही होगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉलोड बाय टेम्परेट ग्रासलैंड्स, वुडलैंड एंड श्रबलैंड्स फॉलोड बाय टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, वुडलैंड एंड श्रबलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो इन दोनों में से डी ऑप्शन जो है इट इज अ बेटर ऑप्शन टू बी चूज्ड, ठीक है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा होगा, उनसे कम टेम्परेट फॉरेस्ट का होगा, उससे कम वुडलैंड एंड श्रबलैंड का होगा, और उससे भी अगर हम नीचे जाएंगे सो दैट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। नो, ये वाला होगा ना, क्योंकि ग्रासलैंड्स आर मोर क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड्स, फिर वुडलैंड एंड श्रब, और लीस्ट होगा टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, नॉट डी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 17 का आ गया जी आपका सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बहुत सालों से न्यूज में है, बहुत बारी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, केएस भी पूछ सकता है। तो वो बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, endangered under the IUCN रेड लिस्ट एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की अगर हम बात करें सो दीज आर वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया की तो हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये आपके ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलती है, श्रब लैंड्स में मिलती है, और इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है इट इज मोस्टली मॉनसून। इनका लाइफ स्पैन 12 से 16 साल के बीच में होता है, 12 से 15, 16 इसी टाइम पीरियड तक इनका एक पूरा लाइफ स्पैन होता है। एंड दे आर वेरी हैवी, क्योंकि ये हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। अब जब ये हैवी होते हैं ना तो इनके लिए डायरेक्शंस चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, इनका ना विजन इतना क्लियर नहीं होता है। तो क्या होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मोस्टली न्यूज में रहते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोक्यूशन बहुत होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली के तारों के साथ टकरा जाते हैं। अब क्या होता है, सिंस इनका विजन इतना अच्छा नहीं है सो दे कीप ऑन फ्लाइंग, लो ही फ्लाई करती हैं ये। अब सामने जब ये मेक आउट कर पाती है कि भाई सामने खंबा आ गया बिजली का, तो फॉर देम क्योंकि ये हैवी है इनके लिए टर्न ले पाना मुश्किल हो जाता है, और जब तक ये टर्न लेती हैं या ले पाएंगी तब तक ये टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा जो है ना पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला। अब तो गवर्नमेंट ने जिन जिन जगहों पे बस्टर्ड्स पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, वहां पे अब इन्होंने वो रिफ्लेक्टर्स लगा दिए हैं ताकि दूर से ही बर्ड को पता चल जाए कि भाई आगे कुछ खतरा है, तो वो पहले ही मुड़ जाए, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें, हाँ स्टेट बर्ड भी है ये राजस्थान का, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो पाकिस्तान पाई जाती हैं बस्टर्ड्स में, उनको होबारा बस्टर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये शेड्यूल 1 स्पीशी है? तो बिल्कुल सही है। क्या ये अपेंडिक्स 1 है ऑफ द साइट्स? तो बिल्कुल सही। अपेंडिक्स 1 का मतलब हो गया कि ना ही आप इनको मार सकते हैं और ना ही आप इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बने आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी सही है। एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट? नो, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आंसर कौन सा सही है? 1 एंड 3 सही है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस इज करेक्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कंसिडर द फॉलोइंग रामसर साइट्स। पहला है तवा रिजर्वॉयर, कहां पे है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल है जी। नंगरायन बर्ड सेंचुरी केरला में है, गलत, तमिलनाडु में है ये।
काजू वैली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल सही तमिलनाडु में है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखते हैं अगर और तो या करेक्टली मैच्ड। सो कौन सा वाला नहीं है? पहला और तीसरा था, दूसरा नहीं है, सो ओनली 2 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द चेन चेंगोदुमाला गीकोला हैव बीन रिकॉर्डेड। ये बेसिकली गीको है। ठीक है, गीकोस बेसिकली क्या है? गीकोस आर बेसिकली स्मॉल नॉक्टर्नल रेप्टाइल्स। दे लुक जस्ट लाइक लिजर्ड्स एंड दे आर समहाउ लिजर्ड्स ओनली, और लिजर्ड्स ही होते हैं, बट दोनों डिफरेंट ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ गीको को रिकॉर्ड किया गया है। कहां पे? केरला। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो 1 2 3 4 दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर 5 डिफरेंट स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। 21 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ? तो इंडिया की रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज नंबर 4। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज नंबर 4, राइट। और अभी हाल ही में इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, बोला है कि पिछले 10 सालों में 165% से हमको ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, सो इंडिया अभी चौथे नंबर पे आ चुका है, राइट। चलो जी 22nd, consider the following statements regarding the International Solar Alliance. ISA was launched by India and France at the COP21 summit in Paris to promote solar energy. Yes, this is right. 2015 में COP21 हुआ था पेरिस में, और वहीं पर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये एक पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो बिल्कुल सही, ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, विद हेडक्वार्टर्स एट गुरुग्राम, इंडिया। ठीक है, थर्ड, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ISA, which is what? International Solar Alliance, is to promote nuclear energy as a clean energy alternative. तो भाई जब बात ही सोलर की हो रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आएगा? सो थर्ड इज रॉन्ग। अगर हम बात करें ना ISA की, तो ISA का तो स्ट्रैटेजी भी टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी है, जिसमें उन्होंने 3 जो है स्ट्रैटेजीज बताई हैं जो वो करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द एजेंडा ऑफ ISA। तो कौन सा वाला गलत है? तो वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछ रहे हैं हमको। तो हमने देखा पहला और दूसरा सही है, तीसरा आउट है, तो मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 23rd, consider the following statement regarding the invasion of Mytila strigeta, जिसको हम चारू म्यूसिल कहते हैं, इन पुलिकित एंड इनोर। तो वो बोलते हैं माइटेला स्ट्रिंगेटा ये एक इन्वेजिव स्पीशी है ऑफ म्यूसिन जो नेटिव है साउथ अमेरिका की। सबसे पहले तो देखो पिछले 2-3 सालों से ना ऐसा कोई पेपर नहीं गया है सिविल सर्विसेज का, मतलब IAS की बात कर रही हूं मैं, एंड ऑफ कोर्स UPSC आल्सो, सॉरी JKS आल्सो, पिछले साल भी क्वेश्चन आता था जिसमें इन्वेजिव एलियन स्पीशी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा आता है। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशी वो स्पीशीज होते हैं जो एक जगह पे पाए तो जाते हैं पर वो वहां के नेटिव नहीं है, सो दे आर नॉन नेटिव। वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस हो चुके हैं एक इकोसिस्टम में, फर्स्ट। नंबर सेकंड, जब ये इंट्रोड्यूस होते हैं नए इकोसिस्टम में तो वो वहां की नेटिव स्पीशीज को हार्म करने लगते हैं, और तब हम उनको बोलते हैं कि वो एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। ठीक है, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ की नेटिव है? तो यस, साउथ अमेरिका की ही नेटिव है। The spread of these mucins in Indian waters is primarily due to ballast water discharge from the ship. So yes, this is also correct. और ballast water ना it is one of the primary reason for water pollution also. ठीक है, so second भी सही है। These mucins have been beneficial for local prawns population by providing additional food and habitat.
देखो आपको कुछ भी नहीं आता, आपको आता ही नहीं है, लेकिन आप मुझे खुद बताओ यार कि इन्वेजिव एलियन स्पीशी की बात हो रही है तो ये बेनिफिट कैसे करेगा? सो थर्ड तो गलत वैसे ही है अगर आपको पता भी नहीं है तो इसलिए थर्ड ऑप्शन को बाहर निकालो, वो बोलते करेक्ट क्या है, थर्ड इज आउट, सो ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज आउट, ओके फोर्थ। Human interference, pollution and natural events have contributed to the rapid spread. तो yes, they have. ठीक है, so 1, 2 and 4 is correct. That means option number B आपका सही है क्योंकि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत है। चलो, ये क्वेश्चन मैंने PYQ से डाला है जो मार्सुपियन के ऊपर आया है। ठीक है, सो वो बोलते हैं मार्सुपियंस आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नॉट। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2, मार्सुपियंस कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। मार्सुपियंस बेसिकली होते क्या है? सो मार्सुपियंस होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो मैमल्स रादर जो अनडेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं, और वो जो अनडेवलप्ड जो यंग वन होता है वो डेवलप होता है एक आउटसाइड द वूम, आउटसाइड द वूम डेवलप होता है इन अ पाउच। ठीक है, जैसे कैंगरू, कोआलास, राइट, उनके बच्चे जो होते हैं वो वूम के अंदर नहीं, वूम के बाहर एक पाउच में जो है डेवलप होते हैं, उनको मार्सुपियंस कहते हैं। तो मार्सुपियंस इंडिया में नहीं मिलते, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ज्यादा सही है। एक और चीज याद रखना, मार्सुपियंस में ना प्लेसेंटा नहीं होता। प्लेसेंटा मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वूम के अंदर नहीं ना, बाहर है, तो दे लैक प्लेसेंटा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है हमारा। तो दूसरा बोलते हैं मार्सुपियंस कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग। देखो जब भी ना आपको पेपर में कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो, ओनली, नेवर, ऑलवेज, वो 95% ऑफ द टाइम आर रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, और जब कभी भी आपको स्टेटमेंट में हो ना, इट कैन हैपन, सम ऑफ देम, मे बी, ये सही होते हैं 95% ऑफ द टाइम। ठीक है, सो statement 2 is wrong, 1 is correct. So statement 1 is right and statement 2 is incorrect. So C option is right. ठीक है, चलो जी 25th। अब देखो ये सम वाला क्वेश्चन, ये पिछले साल का क्वेश्चन है यूपीएससी का। वो पूछता है सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स दे हैव। सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली आपने मैजिक मशरूम्स वगैरह सुने होंगे। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, तो यस ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। हाँ, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, तो ये भी सही है आपका। तो वेस्टर्न घाट्स में ना आपका एक फॉरेस्ट ही है, मैं फॉरेस्ट का नाम भूल गई हूँ, जो बेसिकली फंजाई होता है, मतलब मशरूम होता है, वो ग्लो करता है, तो उसको हम ग्लोइंग विलेज कहते हैं वहां पे ना। तो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स में ना मॉनसून के टाइम पे जब डैम्पनेस होती है तो वो ग्लो करने लगते हैं, और वो ग्लोइंग प्रॉपर्टी को ही तो बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं ना। सो ये भी सही है, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है जी, चलो जी 26 क्वेश्चन के ऊपर। 26 इज स्टेटमेंट क्वेश्चन है, दिस कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर, राइट। सो 26 के ऊपर चलते हैं। वो बोल रहे हैं हमको दैट ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ फिनोमेना विद वाइड रेंजिंग हार्मफुल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, बिल्कुल सही। अब वो बोलते हैं जी बताइए पूरा नीचे की स्टेटमेंट्स को पढ़ के, रिगार्डिंग द वेरियस मेजर्स टेकन टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स। ठीक है, पहला बोलते हैं एज ऑफ द प्रेजेंट इंडिया हैज नॉट रैटिफाइड द वियना कन्वेंशन, citing concerns regarding the perceived discriminatory provisions. Wrong. India is signatory of the Vienna Convention, और जहां तक मुझे याद है आई थिंक 2009 में इंडिया ने इसको रैटिफाई किया था, और अभी 2016 में तो किगाली अमेंडमेंट को भी रैटिफाई कर दिया। ठीक है, अब वो बोलते हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ नेशनल ओजोन यूनिट फॉर इफेक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्या ये सही है? तो यस, आपका जो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, अब वो बोलते हैं थर्ड, एज ऑफ टुडे इंडिया हैज ओनली फेस्ड आउट 50% ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, दैट इज 141B। तो क्या ये सही है? तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी? तो हमारी होगी जी 2 statements are correct. ठीक है, so we have
दैट इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, चलो 27. Consider the following statements. BOD measures the amount of oxygen utilized by aerobic microorganisms to break down the organic water in water. क्या BOD ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? हाँ. BOD और COD बेसिकली अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन वाटर बताते हैं. तो बिल्कुल सही. मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया. ये बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. COD. COD measures the amount of oxygen needed to oxidize total organic and inorganic pollutant water chemically without the involvement of microbes. So yes, with the help of chemicals इसको किया जाता है. तो yes, तो ये भी सही है. Therefore, both of the given options are correct. ठीक है, चलो अब आते हैं हम. बोथ हो गया तो yes. चलो अब आते हैं जी 28 के ऊपर. 28 क्वेश्चन इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर इज पार्ट ऑफ बोथ व्हाट? बेसल, स्टॉकहोम, रॉटरडैम या वियना कन्वेंशन. तो प्रायर जैसे आपके ना ये आपके वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं व्हिच इज BRS, बेसल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम. ये सीक्वेंस है इनका. ठीक है, तो रॉटरडैम वो कन्वेंशन है जो बेसिकली बात करता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो अडॉप्ट हुआ था 1998 में और इफेक्टिव हुआ था 2004 में. एंड दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि अगर आप किसी भी चीज का एक ट्रांस बाउंड्री आप भेज रहे हो तो दूसरे को भी पता होना चाहिए, एक पूरा एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए अबाउट द केमिकल्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड. आपके कंट्री में उन केमिकल्स को लेके क्या क्या लेजिस्लेशंस हैं, कौन कौन से बैन है, कौन कौन से अलाउड हैं, राइट. सो एक पूरा प्रायर इन्फॉर्म्ड आपको पहले रखना है. This is called as prior informed consent, part of the Rotterdam. ठीक है, चलो 29. Consider the following statements regarding Central Pollution Control Board of India, which is CPCB. CPCB is a statutory organization established under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Right or wrong? Wrong. CPCB बना है under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 के तहत. तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. लेकिन सीपीसीबी अपनी पावर्स कहां से डिराइव करता है? तो सीपीसीबी पावर डिराइव करता है फ्रॉम एयर पोल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के थ्रू. लेकिन बना 74 वाटर पोल्यूशन एक्ट से है. ठीक है, इसके अलावा ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. और ये किसके अंडर काम करता है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ही काम करेगा. सो देयरफॉर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट इज रॉन्ग, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज. ठीक है जी, चलो आगे. 30th क्वेश्चन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक्सट्रीमली बीन इन न्यूज क्योंकि दिल्ली में ऑल टाइम हाई हमको जो है वेरी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमको देखने को मिला. एंड जब भी क्वालिटी ऑफ द एयर फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर शिफ्ट हो जाता है, द ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान कम्स इनटू एक्शन, जिसको हम प्यार से ग्रैप कहते हैं. और दिल्ली में जो है ये फर्स्ट टाइम लागू हुआ था और दिल्ली और एनसीआर के रीजन्स में ही ये काम करता है. ये एक इफेक्टिव टूल मैकेनिज्म है. और क्या ये थ्रू आउट द ईयर एक्शन में रहता है? नहीं, तभी होगा जब क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर टू वेरी पुअर मूव कर जाए. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं जी क्या बोल रहे हैं. It is a set of stratified actions to be enforced in the national capital region when pollution level reaches specific limits. Yes, कहां पे लागू होता है? पहली बार दिल्ली में हुआ था और फिर लेटर ऑन इसको दिल्ली और एनसीआर रीजन्स में, मतलब अब अगर पूछा जाए तो दिल्ली एंड द नियर कैपिटल रीजन्स में ये लागू हुआ. ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी. तो क्या ये इनके द्वारा लागू होता है? तो याद रखना जी नहीं, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट. तो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इज द वन जो इसको इम्प्लीमेंट करता है. तो ये वाला तो बाहर हो गया. इट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर. मैंने अभी बोला कि थ्रू आउट द ईयर काम नहीं करता है, ये तभी काम करता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो तीसरा भी गलत हो गया. Which of the following statements are incorrect? Highlight the keyword. कौन कौन सी गलत है? दूसरी और तीसरी. तो सी ऑप्शन इज राइट.
ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलो जी 31 पे आ जाओ। लो एमिशन ग्रीन क्रैकर्स आर डेवलप्ड बाय हु? आईआईटी मद्रास, ये भी न्यूज में रहा था जैसे ही ग्राफ, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर के महीने में द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली रीचेस ऑल टाइम हाई, बेड़ा गर्क होने में, और इसलिए न्यूज में आ जाता है। और उसी टाइम पे दिवाली भी होता है, तो इसलिए ग्रीन क्रैकर्स भी न्यूज में आ जाते हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्रीन क्रैकर्स होते हैं जिनमें जो एक्सप्लोजिव्स डाले जाते हैं दे आर कंपैरेटिवली लेस हार्म। ऐसा नहीं है कि ग्रीन है तो सब अच्छा है, नो, लेस हार्मफुल इन कंपैरिजन टू द जो एक्चुअल क्रैकर्स होते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? आईआईटी मद्रास, सीएसआईआर नेरी, इनोवेटिव एंड टेक्निकल विंग ऑफ नीति आयोग, या बोथ ए एंड सी? सो इट इज सीएसआईआर एंड नेरी। ठीक है, इसके अलावा आप इनको रेफर कर सकते हैं ग्रीन क्रैकर्स को एज सफल, स्वास, स्टार, ये सारे आपके टाइप ऑफ ग्रीन क्रैकर। ठीक है, और डेवलप करने वाला CSIR NEERI नेरी है, लेकिन दे आर रेगुलेटेड बाय पीसो विच इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडर व्हाट? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडिंग। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द किगाली अमेंडमेंट। कब आया था? 2016 में आया था, और उसने बात किया था कि हमको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का माना गया था, लेकिन इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन तब रियलाइज हुआ लेटर ऑन, और तभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जब अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट को हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। और उसमें कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओडीएस नहीं है, मतलब इतने पोटेंट ओडीएस नहीं है, लेकिन हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इसीलिए किगाली अमेंडमेंट आया कि अब हमको कोशिश करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को उनका रिडक्शन करना, उनका यूसेज को, और इनको रिप्लेस करो विद हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन। ठीक है, वो बोलते हैं लीगली बाइंडिंग अरेंजमेंट है, साइंड इन 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। If the parties are expected to phase out the manufacturing of hydrofluorocarbons, नहीं, phase out नहीं है। किगाली अमेंडमेंट में इन्होंने बोला है कि हमको 80 to 85%, 80% हमको रिडक्शन करना है इनके यूजेज में बाय 2047। ठीक है, तो फेज आउट नहीं है, रिडक्शन है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो भाई दूसरी गलत है, तो सिर्फ पहली ही सही है, तो ओनली वन इज राइट। ठीक है, चलो अब आते हैं 33rd क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, राइट? 33 क्या बोलता है? तो 33 हमको बोलता है इन इट इज एज पर द नॉर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ CEPI डिनोट्स इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिल्कुल सही। ठीक है, CPCB रिलीजेस द कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स इन इंडिया, क्या ये सही है? हाँ, तो 33, हाँ ये भी सही है, राइट। अंडर द न्यू कैटेगराइजेशन, द रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज एंड व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज नीड कंसेंट टू ऑपरेट इन सच एरियाज, रॉन्ग। रेड, ऑरेंज, व्हाइट एंड योर ग्रीन, चारों की चारों को चाहिए भैया, तो कौन सा वाला आपका गलत है? राइट, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट पूछा है तो 1 and 2 आर करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज राइट। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि रेड, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन चारों हो जाएगी। 34th, what are the causes of the ocean acidification? तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? जब ओशन का वाटर एसिडिफाई हो जाता है, राइट, उसको बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट इन द ओशन, ऑब्वियसली ये तो होगा ही। ग्रोइंग रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यस, क्योंकि जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उतना ही ज्यादा कार्बन एमिशन, एंड कार्बन इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर ओशन एसिडिफिकेशन, एंड ओशन एसिडिफिकेशन को हम इवल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, तो बिल्कुल सही, उससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये कॉज नहीं है ओशन एसिडिफिकेशन का, सो दिस इज रॉन्ग।
तो कितने सही हो गए? तो भाई चौथा गलत है, तो ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है हमको, ठीक है, सो ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। 35, consider the following statements regarding International Solar Alliance. Again, the question has come. The International Solar Alliance is an action-oriented, member-driven, collaborative platform for increased deployment of solar energy technologies. बिल्कुल सही, जिसका नाम ही सोलर अलायंस है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट वो बोलते हैं ओनली द ट्रॉपिकल कंट्रीज आर एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहले यस, अब नो। इनिशियली जब आईएसए आया था तब इन्होंने कहा था कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं ओनली दे कैन बी पार्ट ऑफ द आईएसए, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। ट्रॉपिकल के अलावा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट कोई भी रीजन अगर चाहे तो कैन बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सेकंड इज रॉन्ग, रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड इज the United Nations General Assembly has granted observer status for the international solar. Yes, this is right. ठीक है, all the member states of United Nations are now members of ISA. No, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही नियर यूनिवर्सल है, वो है आपका UNFCCC. This is also wrong. तो कितने गलत हुए? पीछे सेकंड ऑप्शन गलत था और चौथा, so only 2 options are correct, क्योंकि सही पूछा है, ठीक है, so only second is right. 2 options are right. 2 हाँ statements are right. Next is wind energy resource map of India is launched by who? Indian Meteorological Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, नीति आयोग या National Institute of Wind Energy. तो wind energy resource map रिलीज किया गया है by the National Institute of Wind Energy, जो basically 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, and it comes under the Ministry of New and Renewable Energy. ठीक है, सो डी ऑप्शन इज राइट। चलो आगे बढ़े। ओके, मैच द फॉलोइंग पेयर्स पूछा है हमको, तो इसमें हमको डॉल्फिन पे क्वेश्चन पूछा है। डॉल्फिन्स दी हैं गंगा रिवर डॉल्फिन, इंदस एंड इरावदी, और वो उनका स्टेटस या हैबिटेट पूछ रहे हैं। तो गंगा रिवर डॉल्फिन स्टेट एक्वेटिक एनिमल है ऑफ असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो हाँ है राइट, सही है। इंदस रिवर डॉल्फिन्स एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का, तो यस दिस इज आल्सो करेक्ट। इरावदी डॉल्फिन्स आर चिलिका लेक इन ओडिशा में पाई जाती है, तो यस दिस इज आल्सो करेक्ट। सो ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। और जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स होते हैं ना, देज आर बेसिकली योर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स होती है, एंड दे आर ब्लाइंड, तभी इनको ब्लाइंड डॉल्फिन्स। और डॉल्फिन्स के ना गिल्स नहीं होते, इसीलिए इनको बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है सांस लेने। और गंगा रिवर डॉल्फिन्स को सुसु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसु कहते हैं। सुसु क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपके गंगा रिवर, क्योंकि सिंस दे डोंट हैव गिल्स, तो उनको सांस लेने तो बाहर आना पड़ेगा पानी के, तो ये ना बाहर आती है। तो जब ये बाहर आती है ना, तो एक करके आवाज आती है, तभी इनका नाम सुसु पड़ गया है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इनको क्यों बुलाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉइज दे मेक, because they have to come out of the water very frequently since they don't have gills, right, and they have to breathe, so that is why they called as susu. ठीक है, next up 38, Environment Protection Act of 1986 is a significant legislation in India that focuses on the prevention, control, abatement of environmental pollution. तो बिल्कुल सही। 1984 आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। दिस लॉ कैन बी रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी गुड। फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, प्रियम्बल या बोथ ए एंड बी? तो प्रियम्बल में तो कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A सब क्लॉज जी में इसका मेंशन है। डीपीएसपीज में आपका जो है 48A में इसका मेंशन है। So therefore both A and B is the right answer. चलो जी 39th. Consider the following statements. Indonesia and Malaysia contribute to more than 80% of the world's palm oil production. Yes, this is correct. Next, India and China constitute more than 30% of the world palm oil imports, not exports. This is also correct. Therefore, both the given two statements are correct. Correct पूछा है तो हाँ जी दोनों सही हैं। चलो जी आगे बढ़े 40th.
Consider the following statements about genetically engineered tree. In India, the first experiment with genetically engineered tree was with coconut. जैसे पूछते हैं ना, genetically modified crop, BT cotton first. तो पहला genetically engineered tree coconut नहीं है, रबर है, रबर. शायद केरला में हुआ था. I'm not sure, शायद. Next, at present, the commercial cultivation of genetically modified trees is not allowed in India. This is right, not allowed. In India, the use of genetically modified trees is regulated under the Environment Protection Act 1986. Yes, this is also right. So, how many statements are correct? 2 statements are correct. Since the first one is wrong, क्योंकि coconut नहीं है, rubber है. ठीक है? चलो जी. 41. What is the contingency plan in EIA, which is the Environment Impact Assessment? देखो, Environment Impact Assessment बेसिकली क्या होता है ना, जब भी कोई भी इंडस्ट्री या कुछ भी सेटअप हो रहा है तो उससे पहले इट हैज टू गो थ्रू नंबर ऑफ क्लियरेंसेस एंड वन ऑफ द क्लियरेंसेस द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एज द नेम सजेस्ट मतलब है कि अगर कोई भी चीज प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे ऑन द एनवायरमेंट, और फिर एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनती है और उससे क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री वहां पे बनेगा. उसको बोलते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. A plan of action to prevent an emergency and step to be taken where emergency occurs. A set of guidelines ensuring that the development of the project will remain within the boundaries. A plan describing the measures that will be taken to contain all waste produced by the project. A set of guidelines for carrying out EIA. So what is the contingency? It is basically plan of action to prevent any emergency. कि भाई कोई emergency नहीं आनी चाहिए और जो भी emergency related concerns हैं उनको पहले ही address किया जाए. ठीक है. Next is 42nd. With reference to the level of biodiversity, consider the following pairs biodiversity features. Genetic diversity क्या होती है? Genetic diversity होती है the variety और the biodiversity between species. जैसे हम भी तो same species है ना, हमें कितनी diversity, that is it. Community diversity होती है कि एक कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स एक जगह पर हैं, दैट इज कम्युनिटी डाइवर्सिटी. एंड स्पीशी हाँ जेनेटिक हो गया, हाउ जेनेटिकली हम कितने डिफरेंट एक दूसरे, है ना. स्पीशी डाइवर्सिटी हो गया कि एक जगह पर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं, जैसे वी आर वन स्पीशी, डॉग इज अनदर स्पीशी, कैट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स में बहुत स्पीशीज, वो हो गया. ठीक है. तो आपने बताना है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, यूनिक जेनेटिक फीचर विद इन अ स्पीशी. तो हाँ बिल्कुल सही, जैसे हम लोग वी आर वन ह्यूमन स्पीशी बट वी आर सो जेनेटिकली डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर. मेरी अलग शक्ल, आपकी अलग शक्ल. ठीक है. कम्युनिटी डाइवर्सिटी डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग स्पीशीज इन एन एरिया. नो, ऐसा नहीं होता है. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, नो ये नहीं होता है. ये बेसिकली होता है डिफरेंट हैबिटेट्स. तो सेकंड इज रॉन्ग. स्पीशी डाइवर्सिटी इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ हैबिटेट. Yes, this is also right. कितना सही हो गया? 2 options are correct. ठीक है. चलो 43rd. Match the following regarding the biodiversity features. Alpha diversity, beta, gamma. So alpha diversity क्या होती है? Diversity within one ecosystem. That is called as alpha diversity. Beta diversity होती है दो इकोसिस्टम्स के बीच में कितनी डाइवर्सिटी है, वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन 2 इकोसिस्टम, दैट इज बीटा. गामा होता है ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन 2 और मोर इकोसिस्टम्स, वो होता है गामा. तो अल्फा हो गया चेंज इन नंबर ऑफ स्पीशीज, तो क्या हो गया? स्पीशी डाइवर्सिटी विद इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम. एक ही की बात हो रही है ना. तो अल्फा आ गया जी, अल्फा मतलब 1 का आ गया जी बी, है ना. बिल्कुल सही. बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? 2 डिफरेंट बिटवीन 2 इकोसिस्टम, तो 2 का आ गया सी. गामा डाइवर्सिटी क्या होगी? ओवरऑल डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, तो थर्ड का आ गया जी ए. तो बी सी ए, बी सी ए, बी ऑप्शन इज राइट. ठीक है. चलो 44th, which is consider the following statements regarding the keystone species. Very good.
कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं? कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम, और इनका होना नहीं होना इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। मोस्टली ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। क्यों टॉप प्रेडेटर्स होते हैं? क्योंकि टॉप प्रेडेटर्स पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं अपने ईटिंग हैबिट्स के साथ, है ना। तो इसलिए टॉप प्रेडेटर्स आर मोस्टली कीस्टोन स्पीशीज, और वो क्या करते हैं? बैलेंस में रखते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम को। हेटेरोट्रॉप्स को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देते, राइट, क्योंकि उनपे फीड करते हैं, और उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स आल्सो रिमेन इन बैलेंस। So species whose removal or addition from an ecosystem can significantly alter the stability and distribution, तो yes, तभी तो keystone है। Loss of keystone species can lead to substantial degradation of the entire ecosystem, बिल्कुल सही। Generally, not always, generally, top predators of an ecosystem occupy the position of keystone species, बिल्कुल सही। Therefore, all the three, अच्छा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन आर इनकरेक्ट, तो कौन सी इनकरेक्ट है? कोई भी नहीं है। सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सारी की सारी सही है, ठीक है। 45, consider the following statements. Statement 1, presence or absence of indicator species reflect the environmental conditions since they are highly sensitive to the changes in the environment. इंडिकेटर स्पीशीज को इंडिकेटर हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करती है हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। इनका अचानक से आ जाना, अचानक से खत्म हो जाना, ये बताता है कि देयर हैज बीन एन ऑल्टरेशन इन द एनवायरनमेंट, है ना। तो ये हमको एक अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म की तरह एक्ट करती है कि भाई इंडिकेटर स्पीशी ऐसी हो रही है, तो अर्ली वार्निंग है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इकोसिस्टम, ठीक है। एंड सिंस दे आर सेंसिटिव टू द चेंज, सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट, देयरफॉर दे आर नोन एज सेंटिनल स्पीशीज आल्सो, ठीक है। ओके, तो पहला सही है जी। इंडिकेटर स्पीशीज एक्ट एज अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म फॉर एन इकोसिस्टम, बिल्कुल सही। तो बताइए जी मुझे क्या है? तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, and second is correct explanation of statement number 1, ठीक है। so this is right। 46, the term stable community क्या होती है? stable, ठीक है। जैसे आपकी कम्युनिटी होती है ना, पहले पाइनियर्स स्पीशीज होती है स्टार्टिंग वाली, है ना, फिर एंड तक आते आते क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी मोस्टली स्टेबल होती है, ठीक है। तो इनको हम स्टेबल क्यों बोलते हैं? अ कम्युनिटी इन विच देयर इज minimal variation in productivity from year to year. There are an illusionary group of polar ecosystems too. Particularly, there is no such community. Wrong, right? So क्या सही स्टेटमेंट है? तो कम्युनिटी ऑब्वियसली, नाम ही स्टेबल है, तो स्टेबल क्या मतलब है कि जब बहुत कम वेरिएशन होती है ईयर टू ईयर, तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलो जी 47, which of the following are part of in situ conservation of biodiversity? Sacred groves, national parks, gene sanctuaries, biosphere reserves, conservation reserves and zoological parks. तो भैया कौन सा नहीं है? तो भाई जीन सैंचुरी तो नहीं है, तो पहले तो 3 को बाहर निकालो। 3 को बाहर निकालोगे तो थर्ड ऑप्शन को बाहर निकाल देते हैं जरा हम। हाँ, तो तीसरे को अगर आप बाहर निकालोगे तो आपके पास बचा ही है 1, 2, 4 एंड 5। 6 क्यों नहीं है? क्योंकि जूलॉजिकल पार्क है, जू में तो जानवर लाए जाते हैं ना। इन सीटू का मतलब क्या है? एज इट इज प्रिजर्व करो। एक्स सीटू मतलब जानवर को लेके कहीं और लेकर जाओ, है ना, वो एक्स सीटू है, एग्जिट। इन सीटू मतलब एज इट इज, इन द प्लेस ऑफ इट, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलो 48, अरेंज द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन रिगार्ड टू डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। ये आपने किया भी होगा, तो बस लगाना है हमको सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सबसे ज्यादा वाला डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द लीस्ट, तो सबसे ज्यादा डिग्री टू द लीस्ट में जाना है हमको, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इट इज ऑलवेज नेशनल पार्क फॉलोड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कम रिजर्व्ड की प्रोटेक्टेड, तो याद रखना रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं ज्यादा प्रोटेक्टेड, मतलब ज्यादा
डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन में। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड या परमिटेड। ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। तो इसका आगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट और फिर आगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब उल्टा जाना है। 1 2 3 4, 1 सबसे ज्यादा, 2 3 4 बी ऑप्शन है। ठीक है, सो 48 का आ गया जी आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो जी 49, वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट गाइस। चलो 49, consider the following regarding वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में अमेंड हुआ। 1 2 3 4 5 6 6 शेड्यूल्स थे 1972 में, उनको घटाकर 1 और 2 को बनाकर 1 कर दिया है, 3 और 4 को बनाकर 2 कर दिया है, 5वां जो है उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, छठे को तीसरा बना दिया है और एक नया शेड्यूल ऐड किया है फॉर साइट्स। ठीक है, अमेंडमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम 4 to 3, जी नहीं, फ्रॉम 6 to 4, रॉन्ग ऑप्शन। अमेंडमेंट रिमूव द शेड्यूल फॉर द वर्मिन्स, यस, जो 5वां डिलीट हुआ है ना, तो 5वां व से वी से 5वां वी से वर्मिन्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही, डिलीट 5वां हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। द अमेंडमेंट रिमूव द शेड्यूल फॉर द प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, नो, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज आपके शेड्यूल 6 में आती थी, अब शेड्यूल 6 को किसने बना दिया है, तीसरा बना दिया है, तो ऐसा भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत कौन सी है, एक ही गलत है, नहीं 2 गलत है, विच इज 1 and 3, सी ऑप्शन। सो 1 and 3, ठीक है, 1 and 3, या ठीक है, चलो 1 and 3। चलो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ग्रेट वन हॉर्न राइनो। तो वन हॉर्न राइनो की 5 डिफरेंट स्पीशीज है। वन हॉर्न राइनो है, ब्लैक है, व्हाइट है, जावा है, सुमात्रन है। जावा, सुमात्रन और वन हॉर्न राइनो एशिया में पाए जाते हैं और इंडिया में इनमें से सिर्फ एक ही स्पीशी पाई जाती है राइनो की, विच इज द वन हॉर्न। ठीक है, कहाँ मिलती है, काजीरंगा, मानस, है ना, इन जगहों पे। और वन हॉर्न राइनो ये लार्जेस्ट राइनो स्पीशी है एशिया की, तो वन इज राइट। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो हाँ 15 से 16 महीनों का गेस्टेशन पीरियड होता है। देयर हॉर्न साइज हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू हंटिंग, यस, ये अभी नेशनल जियोग्राफिक का एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी और उसमें भी उन्होंने बताया कि इनिशियली द वन हॉर्न राइनो हैड सच अ बिग हॉर्न, बट ड्यू टू हंटिंग एंड ड्यू टू पोचिंग, तो दिस इज ऑल्सो देयर वे ऑफ अडेप्टेशन, राइट, देयर वे ऑफ इवोल्यूशन, कि अब वो हॉर्न जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं, so the size has been reducing. Therefore, how many statements are correct? So all the given statements are correct. Therefore, 1, 2 and 3, all the 3 statements are correct. And with this, we complete our top 50 MCQs for environment. I wish you all the very best, guys. Do well, stay calm, stay focused, highlight the keywords. देखिए कहाँ पे ऑलवेज लिखा है, कहाँ नेवर लिखा है, कहाँ पे सम लिखा है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पेपर करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, यू गाइज वेरी सून। एंड जाते जाते आर जीएस फाउंडेशन बैच हैज बीन लॉन्च्ड, और जो भी दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, और फॉर मेंस आल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू, हैव अ नाइस